हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापत पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमारा जो कल टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आमेर का इतिहास। उसको हमने पूरा कर लिया था, यानी कि आमेर के इतिहास को हमने पूरा पढ़ लिया था। हमारा वो टॉपिक कल पूरा हो चुका था। आज एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं हम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़ का इतिहास, यानी कि मेवाड़ राजवंशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मेवाड़ में कितने राजवंश हुए हैं। सबको पता है कि दो राजवंश हुए हैं, जिनमें गुहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। यानी कि हम गुहिल राजवंश के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद में सिसोदिया राजवंश के बारे में जानेंगे। अब देखो, मेवाड़ की हम बात करते हैं, प्रारंभिक बातें कि मेवाड़ का नाम मेवाड़ क्यों रखा गया। तो बेटा, यहाँ पर प्राचीन समय में एक जाति रहा करती थी जिसका नाम था मेदपाट। प्राचीन समय में मेवाड़ में मेदपाट जाति रहा करती थी, इस कारण मेवाड़ का जो नाम रखा गया है वो मेवाड़ रखा गया है। अब देखो, मेवाड़ का वैसे प्राचीन नाम क्या था, तो मेवाड़ को पहले कहा जाता था सीवी जनपद। क्या कहा जाता था? सीवी जनपद। और जो सीवी जनपद की राजधानी थी वो थी मध्यमिका, यानी कि जो सीवी जनपद की राजधानी थी वो थी मध्यमिका या नगरी। मध्यमिका या नगरी। अब ये मध्यमिका या नगरी किसकी राजधानी थी? सीवी जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ को पहले क्या बोलते थे? सीवी जनपद। और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका या नगरी। वर्तमान में मध्यमिका या नगरी कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में जो मध्यमिका या नगरी है वो चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब देखो, हम बात करते हैं कि मेवाड़ पर कितने वंशों ने शासन किया है। तो मेवाड़ पर मुख्य रूप से दो वंशों ने शासन किया है। उसमें सबसे पहले आता है गुहिल, उसके बाद में आता है सिसोदिया। ठीक है, पहला कौन सा था? गुहिल और सिसोदिया। देखो, मेवाड़ पर राजवंशों की हम बात करें कि मेवाड़ पर कितने वंशों ने शासन किया है। वंश की पहले हम बात करते हैं, तो मेवाड़ पर दो वंशों ने शासन किया है। कितने वंशों ने? दो वंशों ने शासन किया है। इसमें सबसे पहले आ जाता है गुहिल वंश। कौन सा वंश? गुहिल वंश। एक आ जाता है आपके सिसोदिया वंश। ठीक है, इसके समय की हम बात करें तो जो गुहिल वंश था वो 565, कई किताबें 566 भी लिखती है। ये जो गुहिल वंश की स्थापना की थी गुहिलादित्य ने, वो 565 में की थी और रावल रतन सिंह तक गुहिल वंश चला था, यानी कि 1303 ईस्वी तक। ठीक है, गुहिल वंश का जो शासनकाल है वो कहाँ से शुरू होता है? 565 ईस्वी से शुरू होता है और 1303 ईस्वी तक जब चित्तौड़ का पहला शाखा होगा उस समय तक ये शाखा चलेगी। ठीक है, रावल रतन सिंह पर चलकर ये शाखा खत्म हो जाएगी। देखो, आगे इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो शासनकाल शुरू हुआ था वो हुआ था 1326 ईस्वी में। कब? 1326 ईस्वी में यहाँ का शासनकाल शुरू होता है और 1948 तक इसका शासनकाल रहा है। अब देखो, जो गुहिल वंश थे, गुहिल वंश हुआ है, उसके जो शासक हुए हैं वो किस उपाधि को धारण करते थे, यानी कि उपाधि की बात करते हैं। तो बड़ा, गुहिल वंश के जितने भी शासक हुए हैं वो उपाधि लगाते थे रावल। क्या? रावल। जैसे आपने नाम सुना होगा, गुहिल वंश का अंतिम शासक रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह। इसी प्रकार यहां पर उपाधि क्या है? तो ये है बेटा राणा या महाराणा। राणा या महाराणा, यानी कि इनकी उपाधि है रावल, इनकी उपाधि है राणा या महाराणा। अब देखो, इसमें प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक था बेटा इसमें गुहिलादित्य। कौन था? यानी कि इसमें प्रथम शासक गुहिलादित्य था। और अंतिम शासक कौन था गुहिल वंश का? तो अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। कौन था? रावल रतन सिंह इसका अंतिम शासक था। देखो, यहां पर बात करें कि सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था, तो सिसोदिया वंश का प्रथम शासक था बेटा आपके हम्मीर, जिसको आप बोल सकते हो राणा हम्मीर। क्या? राणा हम्मीर सिसोदिया वंश का पहला शासक था और इसका अंतिम शासक था भूपाल सिंह। कौन था? इसका अंतिम शासक था भूपाल सिंह। देखो, ये इसकी प्रारंभिक बातें हैं। मेवाड़ राजवंश की प्रारंभिक बात है कि इस पर दो वंशों ने शासन किया है मेवाड़ पर, जिसमें गुहिल वंश है, दूसरा है सिसोदिया वंश। गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की थी। सिसोदिया वंश की भी हम बात करेंगे कि सिसोदिया वंश कैसे बना था। ठीक है,
गुहिल वंश का जो शासनकाल है वो 565 से शुरू होता है, 1303 तक चलता है। जो सिसोदिया वंश था उसका शासनकाल 1326 में शुरू हुआ और 1948 तक ये शासक रहे थे। कहाँ के? सिसोदिया वंश के जो शासक थे 1948 तक रहे थे। इनकी उपाधि है रावल, जबकि सिसोदियों की उपाधि क्या है? राणा या महाराणा। इसके बाद में यहाँ पर शासन यानी कि शासक कौन कौन थे, प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो यहाँ पर जो प्रथम शासक थे वो तो गुहिलादित्य और अंतिम शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। यहाँ पर प्रथम शासक राणा हम्मीर था और अंतिम शासक था बेटा आपके भूपाल सिंह। यह है इस जो मेवाड़ इतिहास, मेवाड़ का इतिहास हमने शुरू किया है उसकी प्रारंभिक बातें। अब देखो मेवाड़ के इतिहास, विश्व का सबसे लंबा राजवंश कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा राजवंश है मेवाड़ राजवंश। क्या है? मेवाड़ राजवंश विश्व का सबसे लंबा राजवंश है। अब देखो हम इसकी एक और बात करें कि इनका आदर्श वाक्य क्या है। इनका यानी कि इनका आदर्श वाक्य क्या है? तो वह है जो दृढ़ राखे। इनका आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म, जो दृढ़ राखे धर्म ताहि राखे करतार। मेवाड़ वालों का आदर्श वाक्य क्या है? यानी कि मेवाड़ वाले आदर्श वाक्य क्या मानते हैं कि जो दृढ़ राखे धर्म ताहि राखे करतार। जबकि हम आमेर का इतिहास पढ़ चुके हैं, उसका दृढ़ वाक्य क्या था, यानी कि उसका आदर्श वाक्य क्या था? यतो धर्मस्य ते जयते। यानी कि जब आमेर दुर्ग को देखने के लिए यदि आप जाते हो जयपुर की तरफ से, तो वहां पर एक दरवाजा आता है, उस दरवाजे पर लिखा हुआ है कि यतो धर्मस्य ते जयते। ठीक है, वो मेवाड़ वालों का आदर्श वाक्य था। इसके जयपुर वालों का था। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ वाले आज। तो मेवाड़ का जो राजवंश है उसका आदर्श वाक्य है जो दृढ़ राखे धर्म ताहि राखे करतार। यानी कि जो धर्म पर अड़िग रहेगा तलवार रखने का अधिकार किसको है? उसी को है। जो धर्म पर अड़िग रहेगा तलवार रखने का अधिकार केवल उसी को है। देखो आगे हम बात करते हैं। तो बेटा ये थी इसकी कुछ प्रारंभिक बातें। किसकी? जो मेवाड़ राजवंश है उसकी प्रारंभिक बातें हैं। देखो अब हम शुरू करते हैं पहला राजवंश की बात पहले वंश की इसकी बात करते हैं, गुहिल वंश की। तो हम बात करते हैं बेटा गुहिल वंश। किसकी? जो आता है गुहिल वंश। किसकी बात करेंगे? गुहिल वंश। सबसे पहले वही बात कि इसका संस्थापक कौन था। तो 500 कुछ किताबें 565 लिखती है, जबकि कुछ किताबें 566 लिखती है। कि 565 हम दोनों ही लिख लेते हैं, 565 या 566। 565 या 566 ईस्वी में गुहिल वंश की जो संस्थापक थे वो थे बेटा गुहिलादित्य। कौन थे? यानी कि गुहिल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गुहिलादित्य। बल्कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात फिर से आती है कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? गुहिलादित्य था। जबकि इसका वास्तविक संस्थापक बेटा आता है आपके बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। इसका वास्तविक संस्थापक था बप्पा रावल। ठीक है, गुहिल वंश का संस्थापक है गुहिलादित्य। ठीक है, और इसका वास्तविक संस्थापक था बप्पा रावल। अब देखो हम गुहिलादित्य की कुछ बातें करें। इसका जो पहला शासक बना था, इस वंश का पहला शासक बना था, वो कौन बना था? गुहिलादित्य। अब गुहिलादित्य कौन था इसके बारे में थोड़ी बहुत हम बात जाने। तो इनका पिता था, पिता का क्या नाम था? शिलादित्य। इनका पिता था शिलादित्य। इनका पिता कौन था? शिलादित्य। जो इनका पिता वल्लभ नगर का राजा कौन था? शिलादित्य था। हम यहीं पर लिख लेते हैं वल्लभ नगर या नगरी, वल्लभ नगर का राजा। ठीक है, गुहिलादित्य का पिता का नाम है शिलादित्य। शिलादित्य कौन था? तो वल्लभ नगर का राजा कौन था? शिलादित्य था। इसकी माता का नाम था पुष्पावती। किसकी? जो गुहिलादित्य था उसकी माता का नाम था पुष्पावती। अब ऐसा उल्लेख आता है कि जो शिलादित्य थे उनकी एक बार मृत्यु हो गई। ठीक है,
शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है, जब शिलादित्य की मृत्यु हुई तो इनकी पत्नी का क्या नाम है? पुष्पावती। पुष्पावती को सती करने के लिए कहा गया। जब इनकी मृत्यु हुई उस समय ये गुहिलादित्य थे, वो पुष्पावती के गर्भ में थे बेटा। किसके गर्भ में थे? पुष्पावती के गर्भ में कौन थे? शिलादित्य, सॉरी, पुष्पावती के गर्भ में गुहिलादित्य थे। तो ऐसा उल्लेख आता है कि गर्भवती होने के कारण जो पुष्पावती थी उनको उस समय सती नहीं किया गया, बाद में उनको सती किया गया। कहते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी किसकी? शिलादित्य की, उसके बाद में पुष्पावती एक गुफा में चली गई थी। कहाँ पर? गुफा में चली गई थी। ठीक है, गुफा में चली गई और गुफा में जाकर वहीं पर गुफा में किसको जन्म दिया बेटा? पुष्पावती ने। पुष्पावती ने बेटा गुहिलादित्य, यानी कि गुफा में पुष्पावती ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का क्या नाम रखा गया? गुहिलादित्य। यानी कि गुफा में जन्म लेने के कारण गुहिलादित्य का नाम क्या रखा गया था? गुहिलादित्य। जैसे ही इनका जन्म हुआ, जन्म के बाद में इनकी माता को सती होना था। इनकी माता सती हो गई तो इनका जो लालन पालन किया था, यानी कि इनका पालन पोषण किया था, वो किया था कमलावती ब्राह्मणी ने। किसने किया था? कमलावती ब्राह्मणी ने। यानी कि कमलावती ब्राह्मणी ने गुहिलादित्य का लालन पालन पोषण किया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिलादित्य था। गुहिलादित्य और इसका संस्थापक गुहिलादित्य था, वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। अब देखो गुहिलादित्य की हम बात करें तो गुहिलादित्य का पिता कौन था? शिलादित्य जो वल्लभ नगर का राजा था। इसकी माता का नाम पुष्पावती था। ठीक है, इसकी माता पुष्पावती ने गुहिलादित्य को जो जन्म दिया था वो गुफा में दिया था। गुफा में जन्म देने के कारण इसका नाम रखा गया बेटा गुहिलादित्य। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब देखो हम आगे चलते हैं। गुहिलादित्य के बाद में शासक बनता है बेटा बप्पा रावल। बप्पा रावल जो है गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। कौन थे? गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। देखो आगे हम बात करते हैं किसकी? बप्पा रावल की। अब शासक कौन बनेंगे गुहिलादित्य के बाद में? बप्पा रावल। कौन बन गए शासक? बप्पा रावल। देखो कुछ किताबें इनका नाम लिखती है कालभोज। इनका दूसरा नाम क्या था? जो बप्पा रावल थे या बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या था? कालभोज था। क्या नाम था? जो बप्पा रावल है उनका दूसरा नाम कालभोज है। अब देखो इसमें एक तो वास्तविक नाम है इनका, क्या नाम है? वास्तविक नाम है, और एक इनकी उपाधि है बेटा जो हरित ऋषि ने दी थी। हरित ऋषि की बप्पा रावल सेवा पूजा किया करते थे, यानी उनकी गायें चराते थे। तो गाय चराया करते थे किसकी? हरित ऋषि की। उस कारण वो खुश होकर उनको एक उपाधि देते हैं, उसकी भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन जो बप्पा रावल था उसका जो वास्तविक नाम था वो था बेटा आपके कालभोज। क्या था? बप्पा रावल का वास्तविक जो नाम था वो था बेटा आपके कालभोज। इसके बाद में देखो आगे हम बात करें। अब ये बप्पा रावल और कालभोज हमने कह तो दिया कि एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक राजस्थान में एक रणकपुर प्रशस्ति है बेटा। कौन सी? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति बोलती है कि जो आपके कालभोज है और बप्पा रावल है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार कालभोज और बप्पा रावल कौन है? दोनों अलग अलग है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम बात करें तो आहड़ शिलालेख की बात करते हैं हम। आहड़ शिलालेख में जो बप्पा रावल है उनको क्या कहा गया है बेटा? बप्पा रावल को मुकुटमणि कहा गया है। क्या कहा गया है? ठीक है, जो आहड़ शिलालेख है, आहड़ कहां पर है? उदयपुर में। तो आहड़ शिलालेख के अनुसार बप्पा रावल को क्या कहा गया है? मुकुटमणि। ठीक है, याद रह जाएगा। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं CV वैद्य की, कि CV वैद्य ने बप्पा रावल को क्या कहा था। तो CV वैद्य ने बप्पा रावल को, देखो CV वैद्य ने बप्पा रावल को बेटा चार्ल्स मार्टिल कहा है। क्या कहा है? चार्ल्स
मार्टिन, मार्टिन नहीं मार्टिन। अब देखो कालभोज बप्पा रावल एक ही व्यक्ति है, ठीक है। इनका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। रणकपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि कालभोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और आहड़ शिलालेख में बप्पा रावल को मुकुटमणि कहा गया है। साथ में सीवी वेद्य ने, यानी कि सीवी वेद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन कहा। अब देखो आगे बात करते हैं हम बप्पा रावल के। आगे की हम बात करें तो बप्पा रावल बेटा एक ऋषि थे जिनका नाम था हारित ऋषि। क्या था? बप्पा रावल हारित ऋषि की क्या चराई करते थे? गाय चराई करते थे। गाय चराते थे और उनकी सेवा करते थे, ठीक है। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराई करते थे और इनकी सेवा पूजा करते थे। तो हरित ऋषि बप्पा रावल पर खुश होकर इन्होंने एक जगह इनको 15 लाख रुपए की क्या बताई? सोने की मोहरें बताई। क्या बताई? 15 लाख रुपए की सोने की मोहरें बताई। इसके बाद में ऐसा उल्लेख आता है कि जो बप्पा रावल था इन 15 लाख रुपए की जो सोने की मोहरें थी इनको लेकर यह यहां से चला और चित्तौड़ पर, किस पर? चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। क्या करता है? चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और वहां का शासक था मानमोरी। कौन था? जो चित्तौड़ का शासक था वो था बेटा आपके मानमोरी। मानमोरी को 728 या 729, कुछ जगह 729 भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखो 15 लाख की मोहरें किसने बताई? हरित ऋषि इसकी सेवा से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर 15 लाख की मोहरें बता दी, ठीक है। 15 लाख की मोहरों को कौन लिया? बप्पा रावल लेता है और चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। चित्तौड़ पर आक्रमण किया किसका आशीर्वाद पाकर? हारित ऋषि का आशीर्वाद पाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 728 या 729 ईस्वी में। और उस समय चित्तौड़ का शासक था मानमोरी। मानमोरी को पराजित करता है और चित्तौड़ पर अधिकार कौन कर लेता है? जो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है आपके बप्पा रावल। और बप्पा रावल ने गुहिल वंश की पहली राजधानी बनाई थी बेटा नागदा को। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाया? तो बेटा वो बनाया था नागदा को। किसको बनाया? बप्पा रावल ने अपनी पहली राजधानी, या गुहिल वंश की आप पहली राजधानी बोल सकते हो, गुहिल वंश की पहली राजधानी बप्पा रावल ने नागदा को बनाया। अब जैसे ही विजय हुई, विजय किसके आशीर्वाद से हुई? हरित ऋषि के आशीर्वाद से हुई। हरित ऋषि ने जब इनको आशीर्वाद दिया था तो इन्होंने कहा था कि तू जैसे ही जीतता है, जीतते ही मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर बनवा देना। तो बेटा बप्पा रावल ने मेवाड़ कैलाशपुरी उदयपुर में जो है आपके एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? तो एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। देखो हम एकलिंग जी की यहां पर बात कर लेते हैं। एकलिंग जी का डिटेल के साथ में हम बात कर लेते हैं कि एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? बप्पा रावल ने, ठीक है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। कहां पर है? तो यह कैलाशपुरी, यानी कि एकलिंग जी का जो मंदिर बना हुआ है वो कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है। कहां पर है? उदयपुर में बना हुआ है। अब एकलिंग जी कौन है? तो मेवाड़ वाले अपने आप को शासक नहीं मानते हैं। यानी कि जो मेवाड़ वाले राजा थे, मेवाड़ वाले पहले तो गुहिल वंश वाले यानी कि रावल शाखा के जो थे, उसके बाद में राणा शाखा वाले, वो थे अपने आप को शासक नहीं मानते थे। और मेवाड़ का वास्तविक शासक कौन था? वो था बेटा आपके एकलिंग जी। यानी कि मेवाड़ का वास्तविक, जो मेवाड़ का वास्तविक शासक या राजा बोल सकते हो, ठीक है। मेवाड़ का वास्तविक शासक या वास्तविक राजा कौन हुआ करते थे? एकलिंग जी हुआ करते थे। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा है, कौन सा? आमेर का इतिहास। तो आमेर वाले शासक अपना राजा किसको मानते थे? तो बेटा उसका ध्यान रखना है आपको। तो जो आमेर वाले थे वो अपना राजा मानते थे गोविंद देव जी को, ठीक है, ध्यान रह जाएगा।
मेवाड़ वाले अपना राजा या अपना वास्तविक शासक किसको मानते हैं? एकलिंग जी को मानते हैं, ठीक है। जबकि जो आपके आमेर वाले कछवा राजवंश है वो अपना वास्तविक राजा या शासक किसको मानते थे? वो गोविंद देव जी को मानते थे। देखो आगे हम बात करते हैं। राजस्थान का एकमात्र पाशुपत यदि धर्म का कहीं पर मंदिर बना हुआ है तो बेटा वो यही है, यानी कि लकुलिश पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का या पंथ का जो मंदिर बना हुआ है वो राजस्थान में एकमात्र और यही है, एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है। साथ में हम बात करें आशीर्वाद, गलत कैसे हो रहा है, आशीर्वाद मांगना। वास्तविक राजा कौन है मेवाड़ वालों के? एकलिंग जी। अब देखो, अब एकलिंग जी के सामने यदि मेवाड़ के शासक कहीं पर भी जाते हैं, कहीं युद्ध में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो अपने हथियार वगैरह छोड़कर किसके सामने आशीर्वाद मांगते हैं? एकलिंग जी के सामने आशीर्वाद मांगते हैं। और आशीर्वाद मांगने को क्या कहते थे? यही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलते थे बेटा आस का मांगना। क्या था? आशीर्वाद मांगने को क्या बोलते थे? आस का मांगना। इसके बाद में हम बात करें तो एकमात्र की हम बात कर चुके हैं कि राजस्थान का एकमात्र पाशुपत, एकमात्र पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय, यानी कि राजस्थान का एकमात्र पाशुपत या लकुलिश संप्रदाय का यदि कहां पर मंदिर बना हुआ है तो बेटा एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है। यहां पर मेला कब बढ़ता है? तो महाशिवरात्रि को, महाशिवरात्रि को, यानी कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जो है आपके एकलिंग जी का मेला भरता था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो हमने बात की है कि बप्पा रावल ने किसको राजधानी बनाया था? तो बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। अब देखो आगे हम एक बात और कर लेते हैं, एक फैक्ट और आता है आपके सामने, उस फैक्ट की हम बात करें। देखो एक आता है आपके सामने बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी नागदा को। किसको बनाई थी? बप्पा रावल ने राजधानी बनाई थी नागदा को। इसके बाद में आता है बेटा अल्लट, अल्लट जिसको क्या बोला गया है? आलू रावल। क्या? एक शासक आया था बप्पा रावल के बाद में, अल्लट, अल्लट या उसको बोलते हैं आलू रावल। अल्लट या आलू रावल ने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी आहड़ को। यानी कि अल्लट ने राजधानी किसको बनाई थी? आहड़ को बनाई थी। इसके बाद में बेटा एक शासक आए थे, देखो जेत्र सिंह। कौन आए थे? जेत्र सिंह। इसको कैसे याद रखोगे कि जेत्र सिंह ने कौन सी राजधानी? देखो इसके ऊपर दो मात्रा लगी हुई है जेत्र के ऊपर, तो जेत्र सिंह ने बेटा राजधानी बनाई थी चित्तौड़गढ़ को, ठीक है, याद रह जाएगा। बप्पा रावल ने राजधानी सबसे पहले बना ली नागदा को, ये तो आपको याद करना ही करना है। इसके बाद में अल्लट, अल्लट ने जो है मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया था? यानी कि अल्लट के समय राजधानी क्या थी? तो अल्लट के समय राजधानी थी आहड़, इसके बाद में जेत्र सिंह के समय राजधानी क्या थी? तो जेत्र सिंह के समय राजधानी थी चित्तौड़गढ़। देखो इसके ऊपर दो मात्रा लगी हुई है और चित्तौड़गढ़ के ऊपर भी दो मात्रा लगी हुई, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं बेटा आपके कुंभा। कैसे कुंभा? कैसे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है। कैसे कुंभा? कैसे कुंभलगढ़, यानी कुंभा ने राजधानी अपनी क्या बनाई थी? कुंभलगढ़ बनाई थी। इसके बाद में देखो आगे हम बात करें तो सांगा, सांगा के समय जो राजधानी बनी थी बेटा वो बनी थी आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करें महाराणा प्रताप, इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप और इनके पुत्र अमर सिंह। महाराणा प्रताप के समय राजधानी रही थी बेटा, महाराणा प्रताप की 3 राजधानियां रही थी, जबकि इनके पुत्र अमर सिंह की 2 राजधानियां रही थी। तो महाराणा प्रताप की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी बेटा? आपके कुंभल, यानी कि महाराणा प्रताप की पहली राजधानी आपके सामने
कुंभलगढ़ थी। इसके बाद में आवरगढ़। महाराणा प्रताप की दूसरी राजधानी कौन सी थी? आवरगढ़। आवरगढ़ के बाद में महाराणा प्रताप ने बनाया था आपके चावंड को। किसको? चावंड को पहली बार राजधानी किसने बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने बनाया था। अब इसके बाद में एक और बात करते हैं हम। इसके बाद में हम बात करेंगे इनके पुत्र कौन था? अमर सिंह। जो महाराणा प्रताप का पुत्र था उसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह के समय राजधानी एक तो चावंड हो जाएगी, ठीक है, और एक हो जाएगी उदयपुर। फिर से देख लीजिए कि मेवाड़ में किसके समय राजधानी क्या रही थी, ठीक है। सबसे पहले बप्पा रावल की हम बात करते हैं। बप्पा रावल के समय जो राजधानी थी वो नागदा थी। इसके बाद में अल्लट के समय राजधानी आहड़ हो गई थी। जेतर सिंह के समय जो राजधानी थी वो चित्तौड़गढ़ थी। इसके बाद में कुंभा के समय कुंभलगढ़ राजधानी होती है। राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा के समय चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया गया। महाराणा प्रताप ने कितनी राजधानियां बनाई थी? तो महाराणा प्रताप ने अपनी 3 राजधानियां बनाई थी। सबसे पहले कुंभलगढ़, फिर आवरगढ़, फिर बनाई थी बेटा चावंड। इसके बाद में प्रताप के पुत्र कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह ने 2 राजधानियां बनाई थी। एक तो प्रताप ने बनाई जो चावंड, और दूसरी उदयपुर। देखो आगे हम बात करते हैं। आगे शासक जो बनेगा ना वो बनेगा आपके, देखो आगे और बात कर लेते हैं। पहले शासक बनाने से पहले बप्पा रावल शासक कौन है? बप्पा रावल। देखो बप्पा रावल मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। किसके? मेवाड़ का, यानी कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने क्या चलाए थे बेटा? सोने के सिक्के, ठीक है। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। अब ये सोने का सिक्का हमारे को कहां से मिला है? तो ये सोने का सिक्का मिला है बेटा अजमेर से। कहां से मिला है? अजमेर से। और जो इसका वजन था, यानी कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए हैं वो है आपके बप्पा रावल। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। अब ये मिला कहां से है? तो जो सोने का सिक्का मिला है वो हमारे को मिला है अजमेर से। और इसका जो वजन था वो था 115 ग्रेन। क्या था? 115 ग्रेन था। और ये सिक्का मिला है कहाँ से? हमारे को अजमेर से मिला है। इसके बाद में देखो हम बात करें जो बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी उसकी हम बात कर लें। तो जो बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी बेटा नागदा में हुई थी। यानी कि नागदा बहुत प्रिय था, बप्पा रावल को नागदा बहुत प्रिय था। और बप्पा रावल की मृत्यु भी नागदा में ही होती है। और यहीं पर बप्पा रावल की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा बप्पा रावल। इसके बाद में शासक बना अल्लट या आलू रावल। ख्यातों में इसको क्या कहा गया है? इसका वास्तविक नाम था अल्लट, लेकिन ख्यातों में इसको आलू रावल, अल्लट, लेकिन ख्यातों में इसको क्या कहा गया है? आलू रावल, ठीक है। देखो हमने अभी बात की है कि अल्लट या आलू रावल के समय जो राजधानी थी वो क्या थी? राजधानी वो थी बेटा आपके आहड़। क्या थी? आहड़ थी। देखो इनकी महत्वपूर्ण बात आती है, इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की थी? यानी कि मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसके समय हुई है? तो अल्लट या आलू रावल के समय ही मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत हुई थी। नौकरशाही प्रथा की, जो मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत हुई थी वो किसके समय हुई थी? वो अल्लट या आलू रावल के साथ में हुई थी। अब देखो इनकी एक बात और है कि इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी, हूण राजकुमारी हरिया देवी, हूण राजकुमारी कौन थी? हरिया देवी। यानी कि अल्लट या आलू रावल ने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह किया। तो किया, इसमें क्या विशेष बात है? विशेष बात यह है कि ये राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। राजस्थान का पहला, यानी कि राजस्थान का पहला क्या है? अंतरराष्ट्रीय विवाह। राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? अल्लट या आलू रावल ने किया था हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में। इसके बाद में देखो कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था? तो जो भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था वो किया था आपके C.H. मौर्य ने। किसने?
CH मौर्य। CH मौर्य का मतलब है बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विवाह किया था वो किया था हेलेना के साथ में। किसके साथ में? हेलेना के साथ में। तो आपको ध्यान रखना है आलू रावल या अल्लट। आलू रावल जो अल्लट था आपके सामने, ये आपके सामने मैंने रख दिया है, इसकी इतनी बातें हैं। मेवाड़ का शासक बप्पा रावल के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना था? अल्लट या आलू रावल बना। इसने जो राजधानी बनाई अल्लट या आलू रावल ने, वो आहड़ को बनाई थी। इसके बाद में मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अल्लट ने की थी। इसके बाद में अल्लट के द्वारा हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ में विवाह कर लिया गया। यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। जबकि हम बात करें कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और किसके साथ में किया था? तो हेलेना के साथ में किया था। देखो आगे शासक बनता है कौन, हम उसकी बात कर लेते हैं। अल्लट या आलू रावल के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं जिनकी कुछ बातें हैं, वैसे शासक बहुत सारे बने थे, लेकिन अल्लट या आलू रावल के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक बने थे उनका नाम है बेटा आपके शक्ति कुमार। कौन है? शक्ति कुमार। देखो मेवाड़ में एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर, उसकी हम बात करते हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण शक्ति कुमार के समय परमार राजा भोज के द्वारा किया गया था। बस शक्ति कुमार की एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण शक्ति कुमार के समय परमार राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ में जो त्रिभुवन नारायण मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण किसके समय हुआ है? शक्ति कुमार के समय हुआ है। और किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, याद रह जाएगा। इसके बाद में शक्ति कुमार के बाद में शासक कौन बनते हैं? वो बनते हैं, देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट फिर से आएगा आपके सामने, वो बने थे रण सिंह। जो शक्ति कुमार